साथियों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आपकी मस्त तैयारी चल रही होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की भी तैयारी अच्छी से चल रही होगी, एमपी सेट की भी चल रही होगी और साथ में सीजी सेट की भी चल रही होगी। आज हम चर्चा करेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। इससे रिलेटेड जो डिस्कशन होगी, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली इस लेक्चर में। और आप देखोगे कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं आज एसिड बेस डेफिनेशन। सबसे पहले एसिड और बेस के बारे में क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और क्या कौन कौन आया है एसिड बेस के बारे में अपने को बताने के लिए साहब। तो जिन साथियों को पूरा सिलेबस सिस्टमेटिक पढ़ना हो उनके लिए एप्लीकेशन पर कोर्स अवेलेबल है, जिसकी एप्लीकेशन की लिंक और मोबाइल नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। जिन साथियों को पूरी कोर्स सिस्टमेटिक पढ़ना हो वो एप्लीकेशन से तैयारी कर सकते हैं। तो साहब चले बात रूटीन की करते हैं वापस। आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो एसिड बेस के लिए सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया है वो साहब किसने दिया है? आर्हेनियस ने दिया है। और आर्हेनियस ने ये बोला है सिर्फ कि वो स्पीशीज़, वो मैटर पदार्थ जो वाटर में H+ आयन देते हैं उन सभी को जो है क्या कहेंगे? अपन एसिड कहेंगे। बहुत बढ़िया साहब। जो स्पीशीज़ क्या देती है हमें? अपने गिव्स H+ आयन इन वाटर, उन सभी को आप क्या कहोगे? एसिड। ठीक है साहब, H+ जो देगा उसको एसिड कहेंगे। तो साहब बेस किसको कहेंगे? तो वही बात बोली कि जो स्पीशीज़ जो है हमें OH- देगी किसमें? वाटर में, गिव्स OH- आयन इन वाटर, उन सभी को क्या कहेंगे? हम बेस कहेंगे। आर्हेनियस ने कह दिया साहब। तो आर्हेनियस के लिए क्या जरूरी हो गया? वाटर। वाटर की बात ये हो गई। तो ऐसी कई स्पीशीज़ हैं जो वाटर के अलावा जो है, वाटर की बात हो गई, तो ऐसी दूसरी स्पीशीज़ भी होती है जो एसिड भी है, बेस भी है। तो उनको डिफाइन कैसे करेंगे? तो ये इसका जो है लिमिटेशन से में आ जाएगा कि इसके लिए जो है ये सीमा हो गई इसकी कि भैया इनको ये कहेंगे। तो ज़्यादा फॉलो नहीं हुआ और आगे फिर चलेंगे फिर ब्रोस्टेड लोरी की तरफ। तो प्रेजेंस ऑफ वाटर मस्ट है इसके लिए। मैनी एसिडिक स्पीशीज़ डोंट गिव H+ आयन, है ना। बहुत सारी जो स्पीशीज़ है वो H+ आयन नहीं देती लेकिन फिर भी एसिड है, तो उनको लिए कैसे डिफाइन करेंगे? तो वहाँ पर ये फेल हो गया ये वाला कॉन्सेप्ट आर्हेनियस का। कई स्पीशीज़ ऐसी होती है जो OH- आयन नहीं देती लेकिन फिर भी वो बेस है, तो वहाँ पर भी ये कॉन्सेप्ट जो फेल हो गया। फिर आया साहब अपन जो है किसके कॉन्सेप्ट के ऊपर? यहाँ पर ब्रोस्टेड और लॉरी का कॉन्सेप्ट आया। साहब जी ब्रोस्टेड और लॉरी ने एसिड के बारे में क्या कहा कि ए सब्सटेंस विच हैज़ ए टेंडेंसी टू डोनेट प्रोटॉन, जो पदार्थ जो है प्रोटॉन को डोनेट करते हैं उन सभी को जो है अपन क्या कहेंगे? उनको जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं किसी अदर सब्सटेंस को, तो उसको जो है हम जो क्या कहेंगे? उसको एसिड कहेंगे। और बेस के लिए क्या बात करी कि ऐसे सब्सटेंस जो क्या करे? प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे किसी दूसरे सब्सटेंस से, किसी दूसरी स्पीशीज से, तो उन सभी को अपन क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। बात समझ में आ गई? जो प्रोटॉन डोनेटर है, प्रोटॉन देता है किसी दूसरी स्पीशीज़ को, उसको क्या कहेंगे? अपन एसिड कहेंगे। और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे। ये साहब इसमें ब्रोस्टेड और लॉरी ने कहा। सिंपल है, BSc में पढ़ते हैं ये चीज़ें। अब इसके लिए जो है कुछ जो है जैसे कि ये HA लिया अपनों ने, कॉन्जुगेटेड एसिड बेस की कॉन्सेप्ट की जब बात करते हैं तो जब HA है, HA क्या है यहाँ पर? साहब एसिड है। HA को क्या कहेंगे अपन? एसिड है। लेकिन जब ये जो है ये जैसे कि HA की जगह अपन लिख लिया, चलो मैंने HCl लिख दिया, चलो क्या लिख दिया? HCl लिख दिया। HCl लिख दिया तो HCl में से अगर H+ दे दिया इसने, किसको दे दिया? इसको दे दिया H+, साहब भी इसको दे दिया, तो ये जो हो गया ये तो हो गया BH+ हो गया। ये बेस है कोई, ये BH+ हो गया। अब ये जो एसिड है, इस एसिड ने वो किस में कन्वर्ट हो गया भैया? A- में कन्वर्ट हो गया। तो इसका जो पार्ट है ये Cl- मान लो इसको चाहो तो ये वाला पार्ट, जैसे HCl ने जो है HCl ये क्या है? एसिड है, ये एसिड है। लेकिन इसका जो Cl- होगा, H+ निकलने के बाद जो पार्ट बचा उसको क्या कहेंगे? बेस कहेंगे, क्योंकि उसमें H+ दे दिया है। अब ये और H+ थोड़ी दे सकता है कि Cl-, तो उस कंडीशन में साहब अब ये लेने की कैपेसिटी कर रखा, तो ये इसी का बेस हो गया। तो इसको, इस बेस को क्या कहेंगे? इसका कॉन्जुगेटेड बेस कहेंगे। इस एसिड का ये क्या हो गया? कॉन्जुगेटेड बेस। ऐसे इस बेस ने प्रोटॉन
एक्सेप्ट कर लिया है साहब। अब एक्सेप्ट कर लिया तो और थोड़ी एक्सेप्ट करेगा, तो अब ये क्या है, इसकी देने की बारी आ गई। तो अब ये किसके, ये तो पहले तो बेस था, लेकिन प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बन गया साहब, एसिड बन गया। तो इस बेस का ये कॉन्जुगेटेड एसिड हो गया, इस एसिड का ये कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। हमारी बात समझ में आई। आगे बढ़ा साहब, और ये खासियत होती साहब कि कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस होता है वो वीक होता है। जैसे HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, मेरी बात समझना, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन इसका ये Cl माइनस जो है, ये Cl माइनस कॉन्जुगेटेड बेस हो गया, तो ये क्या हो गया, वीक बेस हो गया, क्योंकि इसकी H प्लस को देने का नेचर है, तो एक्सेप्ट करने का नेचर उतना ही क्या हो जाएगा, कम है। जिसका जितना ज़्यादा देने का नेचर है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। जो H प्लस जितना फास्टली देगा, तो जो भगाना चाह रहा है वो देना लेना थोड़ी चाह रहा गया। तो उस कंडीशन में ये बात लागू होती है कि स्ट्रॉन्गर द एसिड वीकर विल बी इट्स कॉन्जुगेटेड बेस। मेरी बात समझ में आ गई होगी साहब। तो ये तो हो गए ब्रोस्टेड और लोरी के बारे में मोटे मोटे तौर पर। अब बात करें साहब, अगला जो कॉन्सेप्ट आया आपका लुईस एसिड का कॉन्सेप्ट आया। लुईस साहब आया, उन्होंने कहा किसने, लुईस ने, कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो हैं एक्सेप्ट करते हैं उन सभी को क्या कह दिया, जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो है ए स्पीशीज विच कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उन सभी को हमने एसिड कह दिया। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर देते हैं उन सभी को क्या कह दिया, बेस। तो यदि मैं कहूँ भाई साहब कि NH3 जो है वो लोन पेयर दे रहा है, इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है, लोन पेयर दे रहा है, तो इसको क्या कहूँगा मैं, इसको कहूँगा मैं लुईस बेस। कहना पड़ेगा, ठीक है। चला आगे। अब ये साहब ये ढेर सारा एग्जाम्पल दे रखा है। अड़ा एग्जाम्पल में ऑल द केटायंस, तो केटायन तो इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो सभी केटायन को आप क्या कहोगे, जिसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिख जाए, ऑल द केटायन Li प्लस Na प्लस K प्लस Al3 प्लस जो भी हैं वो सभी क्या है साहब, लुईस एसिड है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इसके अलावा जिनके इनकम्प्लीट ऑक्टेट होते हैं, जैसे कि ये लिया मैंने BF3 के पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका ये ऑर्बिटल खाली है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ले सकता है। तो इसका जो है BF3 जो है वो क्या है, BF3 AlCl3 ZnCl2 GaCl2, इन सभी में इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। तो ये भी किसकी तरह बिहेव करेंगे, ये भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करेंगे। ये बात समझ में आ गई साहब, ठीक है। आगे बढ़े। वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है वो भी एक्सेप्ट कर सकता है, तो उनको भी यहाँ पे मतलब थोड़ा डीपली बात है ये। तो वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास प्रेजेंट हैं वो भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड होते हैं। फिर और बात, मल्टीपल बॉन्ड हैविंग स्पीशीज, मल्टीपल बॉन्ड हैविंग स्पीशीज जैसे ओजोन है, CO2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की नेचर रखते हैं, तो ये भी क्या है, लुईस एसिड है ना। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसके जैसे कि आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो इसको भी ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा ये भी क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड हो जाएंगे। तो यहाँ पर लुईस एसिड से रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेगा, तो देखने की कैपेसिटी होनी चाहिए इतनी तरीके से कि साहब लुईस एसिड, ऑल द केटायंस, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, वैकेंट डी ऑर्बिटल वाले, मल्टीपल बॉन्ड हैविंग स्पीशीज, और कुछ एलिमेंट भी होते हैं। हमारी बात समझ में आई, आगे होगी साहब। आगे बात करा, अब बात करा लुईस बेस की। तो जब उसमें जो हम बात कर रहे हैं लुईस एसिड और लुईस बेस के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो लुईस बेस में जो क्या है, ए स्पीशीज विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, या हिंदी में कहें तो जो लोन पेयर को दे, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को देवे, वो जो है वो स्पीशीज जो है वो क्या कहलाएगी, लुईस बेस कहलाएगी। तो ऑल द एनायन, सभी एनायन इलेक्ट्रॉन पेयर है, एनायन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर रहता है, तो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं साहब वो सभी क्या है, उनको क्या कहोगे, जिसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज लगाना हो लगा देना, तो वो जो है वो सभी क्या कहेंगे, लुईस बेस कहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब लोन पेयर हैविंग स्पीशीज, ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, जो जैसे कि ROH में ऑक्सीजन के पास ये लोन पेयर है, ये दे सकता है किसी को, तो उस कंडीशन में ये भी क्या हो गया, लुईस बेस हो गया। ROH है, RNH2 है,
लोन पेयर प्रेजेंट है साहब, ये बात है। मल्टीपल बॉन्ड हैविंग हाइड्रोकार्बन्स, मल्टीपल बॉन्ड वाले जो हाइड्रोकार्बन है वो भी, जैसे फेरोसिन की स्ट्रक्चर बनती है ना, उसमें वो जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक डोनेट कर रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, तो उस कंडीशन में उनको भी क्या कहेंगे अपन, मल्टीपल बॉन्ड हैविंग हाइड्रोकार्बन। तो एक ये चीज़ मालूम है, ये चीज़ मालूम है, अगर ये मालूम नहीं तो ये याद रख लेना साहब, हमारी बात समझना। तो ये भी क्या है, इनको भी क्या कहेंगे अपन, लुईस बेस कहेंगे। अतरी बात समझ में आएगी। तो इट इज़ मच मोर वाइड कॉन्सेप्ट एंड कांट बी अप्लाइड इन नॉर्मल केमिस्ट्री। ओके, तो ये जो है, अब ये तो है 3 कॉन्सेप्ट पढ़े अपनों ने। किस किस के कॉन्सेप्ट पढ़े, एसिड और बेस से रिलेटेड। एक तो आर्नियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ब्रोस्टेड और लारी, और लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। और भी है, लेकिन अभी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक है तीनों कॉन्सेप्ट। अब बात करें हम बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर तो खाने पीने के लिए कहीं बफर में कि साहब बफेट है, वहाँ पे तो खड़े खड़े खाया है, तो साहब सब कुछ खा लिया, लेकिन 2 पानी पता से और बाद में फिर खा लिए, जमा दिए साहब, कोई बात नहीं, चल गया काम, सब कुछ खा लिया। अरे आइसक्रीम खाया कि नहीं खाया, अरे कॉफ़ी पी कि नहीं पी, पेट भर गया लेकिन फिर भी कॉफ़ी पी रहे, फिर भी दूध पी रहे हैं, जलेबी खा रहे हैं, है ना, बफेट। तो वही वाली बात है कि साहब बॉडी ने इतना एडजस्ट करना सीख लिया है, आपकी इंटेस्टाइन थोड़ी बहुत इतना तो ले रखा है, और थोड़ा बहुत और ले लोगे तो उससे आपके कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, मतलब कि खाना तो खा लिया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसे ही यहाँ पर इस बफर सॉल्यूशन में हो रहा है। बफर सॉल्यूशन में क्या हो रहा है भाई साहब के, ऐसे जो सॉल्यूशन है जिसमें थोड़ी सी, मतलब एक सॉल्यूशन बना रखा बफर सॉल्यूशन, है ना, बफर सॉल्यूशन जो पीएच इंडिकेटर के फॉर्म में काम आता है कि पीएच जो है, किसी सॉल्यूशन का पीएच देखना है तो उससे पहले जो पीएच इलेक्ट्रोड जो रहता है उसको जो है उसका मेजरिंग किया जाता है, उसका जो कैलिब्रेशन किया जाता है उसका, कि साहब जो है इसकी जो पीएच जो है आप किस बेस पर में आप रहे। तो हमने बफर सॉल्यूशन, बफर टेबलेट होती है, उसमें पीएच इलेक्ट्रोड को डुबो के देखा, फिर उसका इलेक्ट्रोड का पीएच सेट कर दिया, उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन माना बफर सॉल्यूशन को, और उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी जो है दूसरे अलग अलग सॉल्यूशन है उसका जो है पीएच मेजरमेंट करना है, तो वो आप जो है कर सकते हो। कहीं थी बफर सॉल्यूशन थी। तो बफर सॉल्यूशन में क्या है, अब थोड़ी थोड़ी देर में आप टिश्यू पेपर से पोंछते ही करते हो, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत ड्रॉप रह जाए इधर से, इस एक बॉटल में जिसका पीएच चेक करना उससे से वापस आप बफर सॉल्यूशन में डाल रहे हो उस इलेक्ट्रोड को रखने के लिए, तो पीएच इलेक्ट्रोड कैलिबर किया जाता है बफर सॉल्यूशन से। तो अब जो है क्या हो रहा है कि थोड़ा पीएच चेंज हो जाए थोड़ी थोड़ी देर में, और बफर सॉल्यूशन तो वापस बनाना महंगा पड़ता है। तो उस कंडीशन में बफर सॉल्यूशन के लिए कहा जाता है कि थोड़ी सी मात्रा में उसमें एसिड मिला दो, बेस मिला दो, तो उसके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा। थोड़ी सी मात्रा में कई मिला दो, एसिड मिला दो थोड़ी सी मात्रा, अगर ज़्यादा मिला दोगे तो फिर तो दिक्कत आ ही जाएगी, भाई आपने तो पेट भर के खाना खा लिया है लेकिन फिर भी वापस उतना खाना और खा रहे हो, तो फिर तो हो सकता है कि तकलीफ हो जाए, वो तकलीफ ना हो, है ना। आपकी कैपेसिटी है कि 400 ग्राम खाना खाने की, और अगर 10 20 25 30 40 ग्राम और खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, 50 ग्राम और खा लिया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 400 और खा लोगे तो फिर तो पीएच चेंज हो ही जाएगा। बफर सॉल्यूशन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो है उस बफर सॉल्यूशन में आप कुछ पीएच एसिड मिलाते ही रहो और उसका पीएच चेंज ना होगा। बफर सॉल्यूशन के लिए थोड़ी सी मात्रा में, थोड़ी सी क्वांटिटी में आप जो है उसके अंदर चाहो तो एसिड मिलाओ, चाहो बेस मिलाओ, उके पीएच में कोई चेंज नहीं आएगा, उन्हें के वे बफर सॉल्यूशन। बहुत जल्दी से अच्छे से समझ में आएगा, अभी समझा देंगे पूरा। तो सच सॉल्यूशन विच रेजिस्ट द पीएच चेंज ऑन एडिशन ऑफ एसिड आर बेस आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशन, है ना। पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन डोंट वेरी विथ टाइम, पीएच जो है चेंज नहीं होगा, वेरी नहीं करेगा, थोड़ी सी क्वांटिटी में मिलाएंगे तो। अब है टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब बफर सॉल्यूशन क्या होता है, 2 तरह से होता है, एक तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, एक बेसिक बफर सॉल्यूशन। मेरी बात सुनना, सिंपल बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर सॉल्यूशन जो एक तो ये NH4CN CH3COONH4, एक है एसिडिक बफर सॉल्यूशन CH3COOH और CH3COON NH4OH और NH4Cl। अब जैसे कि आपके पास जो है एक तो सिंपल बफर सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी बात समझा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में बात करते हैं। ये है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, इसका पूरा एनालिसिस करते हैं। देखिए क्या है साहब एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ये लिया साहब हमने एसिडिक बफर सॉल्यूशन।
समझा देता हूँ। CH3COOH लिया है अपनों ने इसके अंदर, और जिसका जो ये टूट गया, ब्रेक हो गया किसमें, CH3COO माइनस, और किसमें ब्रेक हुआ, H प्लस आयन में। इसी के अंदर अपन ये ले रहे हैं CH3COO Na भी ले रहे हैं सॉल्ट, और ये ब्रेकअप हुआ CH3COO माइनस और Na प्लस में। ये है आपका बफर सॉल्यूशन में। ढेर सारे एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल हैं, सोडियम एसिटेट के मॉलिक्यूल है इस बफर सॉल्यूशन में। बहुत बढ़िया काम चल रहा है, ये बफर सॉल्यूशन बना रखा है। इसके पीएच में कोई चेंज नहीं होगा। यदि इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में अपन H प्लस एसिड मिला दें, एसिड क्या देता है, H प्लस देता है, तो एसिड अगर H प्लस देता है तो अगर इसके अंदर H प्लस आयन की संख्या अगर बढ़ गई तो इसका पीएच में चेंज हो जाएगा, एसिडिक पीएच हो जाएगा। तो पीएच में कोई चेंज ना हो, इसके लिए अब क्या करेंगे साहब, इसके लिए होगा कि यहाँ पर जो है ये जो CH3COOH है, ये है यहाँ पर वीक एसिड है। क्या है साहब, यहाँ पे वीक एसिड है। तो ये जो है ये H प्लस, अगर H प्लस आयन आ रहे हैं H प्लस, तो ये जो हो जाएगा, अगर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन अगर इसके अंदर बढ़ेगी, H प्लस की अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, तो ये जो क्या होगा कि इस सॉल्यूशन में ये CH3COO माइनस और वो जो आ रहा है वो H प्लस मिलकर वापस क्या है, अनडिवाइडेड क्या बना लेंगे, CH3COOH बन जाएगा। और CH3COOH बन जाएगा तो वो जो है इसके जो सॉल्यूशन का जो पीएच जो है वो बढ़ेगा नहीं साहब, पीएच जो है वो का वही रहेगा। इसी के अंदर H2O भी है, जली विलयन की बात कर रहे हैं, वाटर सॉल्यूशन की बात करें तो H2O जो है, H2O है, ये आयोनाइज्ड है H प्लस और OH माइनस में। तो ये H प्लस जो है, ये जो H प्लस आ रहा है वो वापस हो सकता है कि H2O में भी कन्वर्ट हो जाए, तो दोनों कंडीशन इसके अंदर चलती रहती है। तो ये तो हो गया। अब इसके अंदर क्या मिला है, थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर बेस मिला दे, क्षार मिला दे, तो बेस क्या देता है, OH माइनस देता है। मेरी बात समझ रहे हो ना, OH माइनस देता है। तो OH माइनस जो है, OH माइनस जो है, OH माइनस वाटर के अंदर जो है ये H प्लस है, उससे कांटेक्ट करके क्या बना रहा है साहब, यहाँ पर ये H2O फॉर्म कर रहा है। OH माइनस वाटर ये क्या कर रहा है, H2O फॉर्म। ये सारी प्रोसेस इसी के अंदर चल रही है साहब, H2O ये कर रहा है। अब H2O बना रहा है। अब वाटर के अंदर अगर H प्लस की जो कॉन्सेंट्रेशन जैसे कम होगी तो वापस आपके साथ पास में क्या है, ये साहब CH3COOH है, वो वापस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट होता रहेगा, ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो ये होता है। और यदि आप जो है NH4OH और NH4Cl है, यहाँ पर देखते हैं NH4OH और NH4Cl, ये भी वियोजन हो रहा है किसमें, NH4 प्लस और OH माइनस में, और ये जो है NH4 प्लस और OH माइनस में। अब इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या डाल दो, H प्लस डाल दो, तो ये H प्लस और ये OH माइनस मिलकर, H प्लस और OH माइनस मिलकर क्या कर देंगे साहब, H प्लस और OH माइनस मिलकर ये जो है H2O फॉर्म कर देंगे। तो इसमें जो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ी नहीं पा रही, पीएच चेंज होगा ही नहीं। अब ये कहेंगे कि साहब जो है इसमें सॉल्यूशन में जो है OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है कम हो जाएगी। तो OH माइनस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जैसे जितना H प्लस डाल रहे हो उसके अकॉर्डिंग ये वापस जो है वीक बेस है, तो ये OH माइनस वापस जो है दे देगा, तो वो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी इसमें सॉल्यूशन में बराबर बनी रहेगी। अब इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में क्या डाल दो साहब, OH माइनस डाल दो, मतलब जो बेस है वो OH माइनस आयन दे रहे हैं, तो OH माइनस आयन दे देंगे। तो OH माइनस आयन जो वापस जो है OH माइनस प्लस NH4 प्लस आयन जो है सॉल्यूशन में वो मिलकर, सॉरी NH4Cl है यहाँ पे, तो ये OH माइनस और ये NH4 प्लस ये मिलकर क्या बना देंगे, ये वाला NH4 ये मिलकर क्या कर देंगे, ये हो जाएगा साहब NH4OH, ये NH4OH फॉर्म कर देंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस आयन की भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ रही है और H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी नहीं बढ़ रही है। क्यों नहीं बढ़ रही है, कि इसके अंदर दोनों ही चीज़ें अवेलेबल हैं साहब, बफर सॉल्यूशन में दोनों ही चीज़ों को डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी है। मेरी बात समझ में आ गई।
देखिए